Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं लेकर आई हूँ विजन आईएएस का सेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए विजन आईएएस। तो यहाँ पर जनवरी 2022 का विजन आईएएस का लेसन नंबर 1 है, जहाँ पर हम कुछ पार्ट ऑफ विजन आईएएस डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग सीख जाएं कि विजन आईएएस पढ़ना कैसे है। ठीक है ना? अगर आप और पार्ट्स चाहते हैं तो यू गॉट टू कॉमेंट डाउन बिलो। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सेशन से, लेसन नंबर 1 से। एंड अगर आप जानना चाहते थे हाउ यू शुड रीड विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस फॉर क्लैट, आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जरूर बताना कैसा लगा, कमेंट कर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये जनवरी 2022 का एडिशन है आपका आईएएस विजन का, विजन आईएएस का। ठीक है ना? तो ये पढ़ेंगे हम। डिजिटल राइट्स के बारे में बात करी हुई है, तो सबसे पहले देखेंगे कि डिजिटल राइट्स होती क्या है, व्हाट आर डिजिटल राइट्स। ठीक है ना? तो अगर हम डिजिटल राइट्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे डिजिटल राइट्स का मतलब होता है, डिजिटल राइट्स आर दोज ह्यूमन राइट्स, वो वाली ह्यूमन राइट्स होती हैं। डिजिटल राइट्स आर दोज ह्यूमन राइट्स एंड लीगल राइट्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू असेस, यूज, क्रिएट एंड पब्लिश डिजिटल मीडिया और टू असेस एंड यूज कंप्यूटर्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये नोट करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि डिजिटल राइट्स हमारी वो राइट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स भी हैं डिजिटल राइट्स को रिलेटेड, जिसके थ्रू कि हम इंटरनेट यूज़ कर सकें, ठीक है, वहाँ पर कुछ क्रिएट कर सकें, वहाँ के लिए वहाँ पे पब्लिश कर सकें, कंप्यूटर यूज़ करें। तो ये सारी हमारी राइट्स की बात जब आती है तो हम कहते हैं डिजिटल राइट्स। अब ये वाली बात क्यों हो रही है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन इन अ ग्लोबल फर्स्ट, मतलब यूरोपियन कमीशन, मैंने यूनियन बोला नहीं, यहाँ पे कमीशन है, तो हमें ये याद करना है कि यूरोपियन यूनियन एक पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जो क्या लेकर आया, जो पहली बार कुछ डिजिटल राइट्स से लेकर आया। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, यहाँ पे कमीशन लिखना था। ठीक है ना? तो यूरोपियन कमीशन, ठीक है ना, यूरोपियन कमीशन लेकर आया और फर्स्ट है, क्योंकि ये ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम कुछ कर रहा है, तो मतलब कोई डिजिटल राइट से लेकर कुछ कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, इसको हम सर्कल करेंगे। प्रपोज अ सेट ऑफ डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल्स और डिजिटल मतलब कुछ प्रिंसिपल्स और डिजिटल राइट्स लेकर आया पहली बार, तो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट बन जाएगा, यूरोपियन कमीशन। नंबर 2 फर्स्ट, नंबर 3 क्या कि सेट ऑफ डिजिटल राइट्स और प्रिंसिपल्स लेकर आया। अब यहाँ पे इन्होंने ऑन 26 January 2022 the commission proposed an inter-institutional Solomon declaration on digital rights and principles for the digital decade। ठीक है ना? तो इन्होंने कुछ कमीशन ने प्रपोज किए इंटर इंस्टीट्यूशनल डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल राइट्स, तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी हम याद करेंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ राइट्स की भी बात करी हुई है, तो वो पढ़ लेते हैं। पीपल एट द सेंटर, मतलब पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है? उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी शुड प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स, सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड इंश्योर दैट ऑल डिजिटल प्लेयर्स एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड सेफली, मतलब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। पीपल शुड बेनिफिट फ्रॉम अ फेयर ऑनलाइन एनवायरनमेंट, बी सेफ फ्रॉम इलीगल एंड हार्मफुल कंटेंट एंड बी empowered when they interact with new and evolving technologies like artificial intelligence। तो उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस के अंदर इन्होंने बोला है कि लोगों को वहाँ से बेनिफिट मिलना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए डिजिटल मतलब जितने भी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों को ये सोचकर ही चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पैरामाउंट होने चाहिए। सॉलिडिटी एंड इंक्लूजन, लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड यूनाइट नॉट डिवाइड पीपल। पार्टिसिपेशन, सिटीजन शुड बी एबल टू engage in democratic process and levels and have control over their own data। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो उनका खुद का डाटा है उसके ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल डिवाइसेस शुड सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रीन ट्रांजिशन, मतलब जो
सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चलें, कुछ ऐसा ना करे कि इन्वायरमेंट ख़राब हो। तो ये सब चीज़ें, पीपल नीड टू नो अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एनर्जी कंजम्पशन ऑफ देयर डिवाइसेस, ठीक है ना। तो ये सब राइट्स के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात करी है अपने ये डिक्लेरेशन में, और ये यूरोपियन कमीशन लेकर आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब इसके अंदर से अगर हमने याद करना है तो यहाँ के जो पॉइंटर्स है वो याद करना है, ये याद करना है। हम हेडिंग्स याद कर सकते हैं कि कौन से ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं या राइट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद मोर इन न्यूज़ के अंदर बता रहे हैं, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट ऑफ द ईयू काउंसिल। तो बर्लिन डिक्लेरेशन की एक्सटेंशन है, ठीक है ना। उसके बाद डिक्लेरेशन एम्स टू कंट्रीब्यूट टू अ वैल्यू बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एड्रेसिंग एंड अल्टीमेटली स्ट्रेंथनिंग डिजिटल पार्टिसिपेशन एंड डिजिटल इंक्लूजन। तो ये जो डिक्लेरेशन है बर्लिन वाली, ये क्यों लेकर आई गई थी कि ये एड्रेस करती है स्ट्रेंथनिंग डिजिटल पार्टिसिपेशन, मतलब डिजिटल पार्टिसिपेशन और डिजिटल इंक्लूजन की बात करते हैं। तो ये टर्म हम याद कर सकते हैं। और बर्लिन डिक्लेरेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन है बर्लिन डिक्लेरेशन की। तो अगर हम बर्लिन डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड इन 1948 द यूनिवर्सल, एक मिनट यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं हम, बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट ऑन 8 December 2020 द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज ऑफ ऑल EU member states signed the Berlin Declaration on digital transformation of the European Union. The ministerial meeting was held during the German presidency. The Berlin Declaration represents a political commitment and vision of the ministers of the EU member states responsible for digitalization of the public sector and further cooperation in digital transformation and measures planned until the end of 2024. तो यहाँ पे 2024 तक का इन्होंने सब कुछ प्लान कर दिया, ठीक है ना, और 2020 में ये साइन करी गई थी। तो ये हम एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर अपने नोट कर सकते हैं कि बर्लिन डिक्लेरेशन आखिरकार है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये कब साइन करी गई थी, क्यों साइन करी गई थी, जो हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एक बार पढ़ते हैं ये वाले पॉइंट को, द बर्लिन डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड विजन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ EU, ठीक है ना। पॉलिटिकल कमिटमेंट बताता है ये, और विजन क्या है मिनिस्टर्स का, इसके बारे में बात करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑन फर्दर कोऑपरेशन इन, और कोऑपरेट करेंगे आपस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। 2024 तक का इन्होंने प्लान बना लिया है, ठीक है। तो ये है बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। और बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट ऑन, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये है, और जो डिक्लेरेशन साइन करेगी बेसिकली वो, ये उसका नाम है बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और ये जर्मन प्रेसिडेंसी में साइन करी गई थी। थोड़ा फारफेच्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर बर्लिन डिक्लेरेशन के बारे में हम इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं तो वो हमारी फेवर में जाएगी, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगी, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं, एम्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट सपोर्ट डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैगजीन है ये बिल्कुल फ्री ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जो चीज़ें समझाने वाली है मैं आपको समझा दूंगी, एंड मार्क करवाने वाले वो कर दूंगी, बट ये वाली चीज़ें अगर आप एक एक बार खुद रीडिंग कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। डिजिटल राइट्स आर मेरली एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट सेट आउट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो क्या है, डिजिटल राइट्स जो है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, मतलब ये जो डिजिटल राइट्स है ये क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जैसे जीने की हमारी राइट है, राइट टू लिव है, वैसे ये भी एक बेसिक ह्यूमन राइट में से एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने UDHR, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया था, ठीक है। उसके बाद द UDHR, जो कि इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। UDHR एस्टैब्लिश अ सेट ऑफ कॉमन बेसिक वैल्यूज बोथ विद रिगार्ड टू द व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, मतलब गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, और ह्यूमन बींग्स की वैसे बेसिक क्या राइट्स हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक राइट्स की यह बात करता है, ठीक है ना। जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू अर्न, ये बेसिक राइट्स है हमारी। It is a broad term implying right to privacy and data protection. It can be related to trolling, online threats. Trolling मतलब किसी एक को पकड़ लेना और उसकी बेइज्जती करना, या उसकी जो उसने कुछ गलत कर दिया है या फिर कुछ गलत नहीं भी किया है, कुछ बोल दिया है उसके बारे में करना, या कुछ किसी तरह के कपड़े डाले तो वो हमें पता है, ठीक है ना, ट्रोलिंग। ऑनलाइन थ्रेट्स एंड हेट स्पीच, इट कैन एड्रेस ब्रॉडर इशूज ऑफ इक्विटेबल इंटरनेट एक्सेस। तो वो कहते हैं कि डिजिटल राइट्स के अंदर बहुत कुछ आता है,
ठीक है ना, डाटा प्रोटेक्ट करना, जो हमारा ऑनलाइन डाटा जा रहा है, जैसे कि हम वीडियो कॉल करते हैं तो हमारी वहाँ पे फेस का पूरा हमारा जा रहा है, हम कहाँ बैठे हैं ये भी एक डाटा है कि हम कहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं ये भी हमारा ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है ना, उसकी प्रोटेक्शन होना, ट्रोलिंग रिलेटेड कुछ भी है, ऑनलाइन थ्रेट्स जो आते हैं, फ्रॉड हो रहा है उसमें ऑनलाइन में, वो सब चीज़ें, इंटरनेट का असेस भी ये हमारी राइट है और इसी के बारे में अब बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप एक बार रीडिंग देना चाहते हैं तो प्लीज़ देना चाहिए आपको। एंड जैसे मैंने अपनी वीडियो में बात किया कि हाउ यू शुड रीड दिस मैगजीन, जैसे यहाँ पर आपको कुछ डिजिटल के बारे में कुछ डाटा लग रहा है कि इन 2019 क्लोज टू 87% ऑफ इंडिविजुअल्स इन डेवलप्ड कंट्रीज यूज द इंटरनेट कंपेयर्ड विद ओनली 19% इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये वाला डाटा आप क्लैट के लिए नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अगर आपको एक बार पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, आई वुड से यू शुड रीड, बट अल्टीमेटली जो चीज़ें मैंने मार्क करवाई है वो तो आपको याद पक्का से कर जानी है। इनिशिएटिव्स टेकन फॉर डिजिटल राइट्स, तो क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वर्ल्ड की डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बाय गवर्नमेंट इंटरनेट बिल ऑफ राइट्स ब्राज़ील के अंदर आया है। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, ये न्यूजीलैंड में हुआ। पेरिस कॉल फॉर सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस, इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ठीक है, बट अभी हाल ही में ये बिल विड्रॉ किया गया। गाइस मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, नो डाउट आप ये पढ़ रहे हैं, ये वाली जो मैं आपको लेसन करवा रही हूँ, ठीक है, बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ प्लीज़ अभी भी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो न्यूज़ के बारे में अपडेट्स है वो आपको पता चलती रहे, एंड प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको नहीं पता, एजुगिरी पे मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ा रही हूँ, एजुगिरी मेरा चैनल है, वहाँ पे 6 PM to 7 PM आपकी न्यूज़पेपर की क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आइए एंड क्लास ज्वाइन करिए। बात कर रहे थे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आपका है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी है इंडिया की, और फिर इन्होंने सारे बात करी हुई है, बाय सिविल सोसाइटी क्या किया है, अदर्स क्या किया है, ईयू के अंदर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल है। तो ये ईयू वाला याद कर लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एडिटोरियल्स के अंदर इसकी बात होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या चल रहा है। और बाकी आप ब्राज़ील का अगर करना चाहते हो, न्यूजीलैंड का करना चाहते हो, तो ये एक्स्ट्रा है। इंडिया के अंदर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, बट अब वो विड्रॉ कर चुके हैं ये लोग। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, द यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अनाउंस द विड्रॉल ऑफ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इन द लोकसभा, ये अभी हुआ है कुछ दिन पहले ही। ही स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कम अप विद अ फ्रेश बिल दैट फिट्स इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क विद रेफरेंस टू द सजेशंस दैट वर मेड बाय द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो बेसिकली जब KS पुट्टास्वामी केस हुआ और राइट टू प्राइवेसी को कहा गया दैट इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो एक कमेटी बनाई गई, ठीक है ना, एंड वो कमेटी BN श्री कृष्णा ने हेड करी। तो इस कमेटी ने द डाटा प्रोटेक्शन बिल हैज़ बीन इन वर्क सिंस 2018 व्हेन अ पैनल लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BN श्री कृष्णा सैट डाउन टू क्रिएट कि कैसा होना चाहिए ये बिल। उसके बाद पार्लियामेंट ने इसके ऊपर जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट भी बैठी इसके ऊपर। इस बिल के अंदर बहुत चीज़ें थी जो नहीं सही मानी जा रही थी, बट अल्टीमेटली ये विड्रॉ कर लिया गया है और इन्होंने कहा है कि ये फ्रेश बिल के साथ आएंगे जो कि सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क विद रेफरेंस टू द सजेशंस जो इनकी JCP ने दिया वो इंक्लूड करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या रहा और इसमें कौन सी जज बैठे थे जिनका पैनल बैठा था और जिन्होंने इस बिल पे काम किया था। BN श्री कृष्णा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये इन्फॉर्मेशन इतनी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके पास होगी। ओके, अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन कैंपेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उन दिनों की बात कर रहे हैं जब हमारे यूपी के अंदर इलेक्शंस होने थे और भी स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस थे, पंजाब के अंदर इस बार इलेक्शंस हुए, तो ऑनलाइन कैंपेनिंग पे आ गए थे क्योंकि 2022 में आपको याद ही होगा कि जनवरी के अंदर ओमनिकॉन बाबा आ गए थे। क्या आ गए थे? ओमनिकॉन बाबा आ गए थे। तो सबको डर लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, एक और वेव तो नहीं आ जाएगी, तो इन्होंने ऑनलाइन कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक एंड एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क, रिसेंटली EC पुट टेम्पोरल its restrictions on physical rallies for upcoming state elections while allowing virtual campaigns। तो आपको यहाँ पर वर्चुअल वर्ड का भी मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब ऑनलाइन।
इसका मतलब ऑनलाइन। जब भी कहें वर्चुअली हुआ ये, तो इसका मतलब ऑनलाइन। ये वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो इस बार ये कैंपेनिंग इन्होंने अलाउ कर दी ऑनलाइन, ठीक है। अब ये सारा आप खुद से पढ़ोगे, कंसर्न्स क्या थे, बेनिफिट्स क्या थे इसके, और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन बन सकता है तो ज़रूर उसको याद करें। सोशल मीडिया रेगुलेशंस बाय ईसी इन इंडिया, तो ये पढ़ लेते हैं हम। कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन। रूल्स ऑफ प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स आर एप्लीकेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर एप्लीकेबल ऑन कंटेंट पोस्टेड, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे नॉर्मल में एप्लीकेबल हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। इंक्लूजन ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंडिचर इन फाइनल एक्सपेंडिचर। सोशल मीडिया सेल सेटअप बाय ईसीआई फॉर मॉनिटरिंग। तो सोशल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसीआई ने सोशल मीडिया सेल भी सेटअप किया, किस चीज़ के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, देखने के लिए कि कोई कुछ गलत ना कर दे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रिलेटेड न्यूज़, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, तो पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज इनहांस द एग्जिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट, तो इनका भी एक लिमिट दी जाती है इनको, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शंस लड़ती है, कि आप इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हो। तो ये पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या करा है, जो एग्जिस्टिंग लिमिट थी वो इन्हांस कर दी, मतलब बढ़ा दी, इन्हांस बढ़ा दी। रीजन साइटेड सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टर्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द हाइक, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टर्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्टर्स, जो लोग हैं वो बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्टर्स बढ़ गए, तो इसलिए ज़्यादा पैसा लगेगा उन तक पहुंचने के लिए। और ऊपर से कॉस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर बोर्ड बनवाना है आज की डेट में, तो भाई कार्डबोर्ड का रेट बढ़ गया है, पेंटर ज़्यादा पैसे मांगने लग गए, तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर अलाउ करना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो ये रीजंस आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज बीन रेज्ड फ्रॉम, और ये याद करना पड़ेगा, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 70 to 95 लाख रुपीज इन बिगर स्टेट्स एंड 54 लाख to 75 लाख इन स्मॉलर स्टेट्स। यस, ये आपको याद करना है। लोकसभा कैसे याद करोगे, यहाँ पर कहीं जगह है, यहाँ पर मैं रब कर दूंगी ये। लोकसभा के अंदर जो बिगर स्टेट्स हैं, जो बिगर स्टेट्स है, आपके नोट्स ऐसे बनने चाहिए। बिगर स्टेट्स के अंदर क्या करेंगे, 70 से 95 लाख कर दिया, ठीक है। स्मॉल स्टेट्स के अंदर कितना कर दिया, स्मॉल स्टेट्स के अंदर 54 लाख से 75 लाख कर दिया, ठीक है, 54 लाख से 75 लाख कर दिया। अब असेंबली इलेक्शंस के लिए इन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए दे हैव इनहांस लिमिट 28 लाख रुपीज 40 लाख फ्रॉम 28 to 40 लाख इन बिगर स्टेट्स, ठीक है। और छोटी स्टेट्स के लिए 20 to 28, ये भी ऐसे ही नोट कर लोगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन्ड पंजाब असेंबली polls. The move came forward on the request of ECI to postpone the elections due to गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेशन। तो अब ये भी पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि अरे ये मतलब पोस्टपोन हुए थे, क्यों पोस्टपोन हुए थे। बहुत ही कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के, बट हमें याद करने हैं, बिकॉज क्लास में कम चांसेस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हम क्यों मिस आउट करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें बस याद करना है। अंडर सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, द ECI कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर कंप्लीटिंग एन इलेक्शन, हाउएवर सच एक्सटेंशन शुड नॉट बी गो बियॉन्ड द डेट ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन और टर्म ऑफ द हाउस, लोकसभा और स्टेट असेंबली। तो सेक्शन 153 के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो टाइम बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है इलेक्शन का। टर्म ऑफ हाउस कैन ओनली बी एक्सटेंडेड इन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। जो टर्म ऑफ हाउस है, मतलब जो सेम लोग हैं वही हाउस चला रहे हैं, इवन दो 5 साल का टेन्योर जो है वो खत्म हो गया, वो तभी हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी लगी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स दिस इमरजेंसी टू ओनली 2 सिचुएशंस, वॉर एंड ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये अगर इमरजेंसी है तभी ऐसा टेन्योर जो है वो आगे बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, क्योंकि जनवरी के अंदर इलेक्शंस का माहौल था, तो बहुत ज़्यादा इलेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs, Citizens Commission on Elections report on EVMs and VVPAT was released recently। तो कौन सी रिपोर्ट, Citizens Commission on Elections report, ठीक है, किसके ऊपर, EVMs और VVPAT पे। तो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। EVM is a microcontroller based portable instrument designed to modernize the election procedure of conducting elections। बेसिकली एक मशीन होती है, यहाँ पे इन्होंने फोटो भी दे रखी है, तो मैं दिखाई देती हूँ। ये देखो, ये है EVM, बैलेट यूनिट ऑफ EVM। ये VVPAT है, इसमें से एक स्लिप निकलती है। तो ये देखो यहाँ पे ना, मतलब बटन दबाना होता है, यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, तो तुम्हें कहते हैं ना हाथ के निशान पर दबा के आना, फिर वो कहते हैं कमल के निशान पर दबा के आना, क्योंकि वो उनके अगर दबाओगे तो उनकी पार्टी को वोट मिलेगा, सिंबल होता है, ठीक है। तो EVM क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मॉडर्नाइज द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, ठीक है।
पहले ज़माने में क्या होता था, बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर में था वो पेपर देते थे, बैलेट पेपर होता था, तो पेपर देते थे, पेपर के ऊपर लोग स्टैंप लगा कर आते थे। अब क्या आ गई, ईवीएम्स। ठीक है, ईवीएम कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, अ कंट्रोल यूनिट एंड अ बैलेटिंग यूनिट। दीज यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ केबल। ठीक है, अगर तुम इतना भी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, वैसे ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती ईवीएम क्या है, बट एक बार थोड़ा सा दिमाग में डालो, आपको मैंने बता दिया क्या है। EVMs do not require electricity, तो ये इंपॉर्टेंट है। EVM कैसे चलती है, EVMs run on an ordinary battery assembled by electronic election commission in collaboration with 2 public sector undertakings। अब ये बैटरी पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रिक्वायर्ड, ये क्या है, बैटरी पे चलती है। और ये बैटरी कौन बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल बनाती है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL, हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये बता दिया किसके अंदर फॉल करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, EVMs, अब ये बैकग्राउंड हमारे लिए, क्लैट के लिए हमारे लिए ये बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया EVM सबसे पहले आई कब। EVMs were first used in Parur Assembly constituencies of Kerala in the year 1982. So now EVMs were first used in Parur Assembly constituencies of Kerala in 1982. Now you need to bifurcate news. आपको न्यूज़ को तोड़कर याद करना है कि ये देखो, यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, EVM फर्स्ट परूर केरला। ठीक है, या तो परूर केरला फर्स्ट, परूर केरला, बस इतना। उसके बाद हमें याद रखना है कि 1982 के अंदर पहली बार यूज़ करी गई। जब हम फर्स्ट की बात करें तो ये ईयर और प्लेस हमें आ जाता है। उसके बाद EVMs इन एन इलेक्शन इज लीगल। ठीक है, तो ये लीगल है, यूज़ करना बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली तभी यूज़ करी जा रही है, ये तो हमारी कॉमन सेंस भी कहेगी। 1988 के अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया, कौन सा सेक्शन, 61A ऐड किया गया। ठीक है ना, 61A ऐड किया गया, और उसके तहत, उसके थ्रू किस एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर 1951 के अंदर, एंड उसके थ्रू एम्पावरिंग ECI टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो EVM की यहाँ पे फुल फॉर्म भी दी हुई है हमें कि EVMs यूज़ करने की परमिशन हमें इस सेक्शन के थ्रू मिली 1988 के अंदर, और फर्स्ट टाइम हमने 1982 के अंदर यूज़ करी। ठीक है, उसके बाद एन EVM बीइंग यूज्ड बाय ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हर इलेक्शन करवाता है। ECI क्या है, जो हर इलेक्शन हमारे कंडक्ट करवा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इंडिया में। उसके बाद ECI जो है वो 2000 जो वोट्स है वो रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, 2000 वोट्स रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो रिकॉर्ड्स या कैन रिकॉर्ड्स, जो भी आपको सही लगे, इतना, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। प्लस 64 कैंडिडेट्स हम वहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नोटा। ठीक है ना, नोटा के साथ 62 कैंडिडेट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, 63 + 1 1 पे नोटा लिख दिया ऐसे। ठीक है, जो भी आपको जो याद करना इजी लगे, बट पॉइंट वाइज में अगर साइड पे लिखते रहोगे चीज़ें तो इजी रहेगा। द अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द बैलेट पेपर इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फिगर एंड देन फ्रॉम अदर स्टेट रजिस्टर्ड पार्टीज। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, देखो मैं आपको EVM दिखा देती हूँ कैसी होती है। EVM ऐसी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे पार्टीज के सिम्बल्स होते हैं, पार्टीज के सिंबल होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो ये सिंबल, जो यहाँ पे जो आते हैं सिंबल्स, वो किस किस, और या नाम जो मेंशन होते हैं, एक तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, प्लस जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स के नाम पहले आएंगे, और फिर स्टेट जो पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स के नाम आएंगे। ये भी हमें याद करना है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप पढ़ लेंगे, एंड फिर उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ यहाँ पर, वो है ये बॉक्सेस। ये बॉक्सेस में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो ये हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ECI इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव EVMs क्रेडिबिलिटी। अब देखिए EVM पे ना हमेशा क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि ये सही नहीं है, इनके साथ छेड़छाड़ करी जा सकती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो यूज़ ऑफ VVPAT मशीन्स अलॉन्ग विद EVMs इन ऑल पोलिंग स्टेशंस टू ब्रिंग अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। तो इन्होंने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, VVPAT। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। ECI has also taken into account suggestions made by various political parties regarding counting of VVPAT slips। ठीक है, VVPAT slips काउंट करें, तो अब ये वाले पॉइंटर्स हमें याद करने की जरूरत नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रस्ट बढ़ाने के लिए VVPAT लेकर आए।
ठीक है ना। और अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, इसकी वीवीपैट की फुल फॉर्म ढूंढ लेना, ठीक है, वीवीपैट की फुल फॉर्म ढूंढ लेना, ओके। उसके बाद यहाँ पर ईसीआई हेल्ड अ चैलेंज एंड ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ईवीएम्स कान बी टेम्पर्ड, ठीक है ना। तो इन्होंने एक चैलेंज होल्ड किया था, अगर कोई भी इसको टैम्पर कर सकता है, कोई भी इसको हैक कर सकता है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये सेफ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, कोई भी उसको हैक नहीं कर पाया, ठीक है। अब यहाँ पे वाई ईसी सेज इंडियन ईवीएम्स कैन नॉट बी हैक्ड, ठीक है ना। अब ईसी क्यों इतना भरोसे में है कि ये इंडियन ईवीएम्स जो होती हैं वो हैक नहीं हो सकती। तो पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हैव एक्सप्रेस डाउट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बीइंग मैनिपुलेटेड, या ये हैक हो सकती है। अराउंड द वर्ल्ड पेपर बैलेट्स आर मोर पॉपुलर, पेपर बैलेट्स पेपर के ऊपर वोटिंग होती है, ऐसे ही ये पेपर है, हर किसी को पेपर दिया जाएगा, वो आएगा पेपर पे स्टैम्प लगाएगा, इसमें काउंटिंग करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो पेपर बैलेट्स यूज़ करे जा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि जहाँ पर ईवीएम नहीं यूज़ करते वहाँ क्या यूज़ करते हैं, पेपर बैलेट। और 25 कंट्रीज के अंदर अभी एक्सपेरिमेंट करें ईवीएम्स के साथ। 275 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेक ईवीएम्स टेम्पर प्रूफ, तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं 275। उसके बाद नो इंटरनेट पोर्ट, सो नो मीन्स टू रिसीव वाईफाई ब्लूटूथ वायरलेस सिग्नल, तो कोई इंटरनेट पोर्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इंटरनेट पोर्ट नहीं है। प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड अंडर सैनिटाइज कंडीशन, ईवीएम चिप writable only once written into an encrypted chip, can't be written or overwritten, rigorous physical safeguards in place during transportation or storage, no candidates, no switch allotted to him or her till day of withdrawal of nomination, serial number of switch allotted to party may vary from constituency to constituency, before start of election EVM switch fidelity tested with VVPAT before political party agents, EVM can't be stuffed as each voter takes 7 seconds to register। ये important point है कि हर एक वोटर को 7 सेकेंड्स लग जाते हैं रजिस्टर करने में, तो वो स्टफ नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते कि 4 बार हमने बटन दबा दिया 4 वोटें चली गई, नहीं। माल फंक्शन ईजिली डिटेक्टेड, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी ऐसा है तो ईजिली डिटेक्ट हो जाता है, वो कहते हैं, इसलिए हमें इसके ऊपर पूरा भरोसा है, इलेक्शन कमीशन वाले ये कहते हैं। लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, चलो अब ये बात करते हैं। तो हरियाणा के अंदर आई लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो अभी तक क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें आती है वहाँ पे रिजर्वेशन होती है, बट अब यहाँ पर रिजर्वेशन कहाँ पर आ गए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो लोकल रिजर्वेशन, लोकल मतलब जो हरियाणा से लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी जा रही है। The Haryana government has challenged in Supreme Court the order by the Punjab and Haryana High Court to halt 75% quota in प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल्स। तो क्या है, 75% कोटा किसको दे दिया, अब ये हमें याद करना पड़ेगा। 75 कोटा हरियाणा कहता कि मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोकल को दूंगा, मतलब हरियाणवीज को दूंगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हो गया। द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट टू हॉल्ट 75% कोटा इन प्राइवेट हैज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये रुकावट लगाई थी, उसके ऊपर रोक दिया था, बट अब इन्होंने चैलेंज किया है। द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 15, 2022। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्ट है, The Haryana State Employment of Local Candidates Act. It provides for 75% reservation to local youngster in private sector jobs that offered a monthly salary of less than 30,000. अब ये important है, 75% कोटा किसमें, जिसमें सैलरी जो है, सैलरी लेस दैन ₹30,000, ठीक है। ये हमें याद करना है। कौन सी स्टेट लिखा है, हरियाणा। अब ये कह रहे हैं और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये आ चुका है। Haryana is not the first state in India to push for such a move. Others like Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Madhya Pradesh, हमें ये स्टेट्स याद रखनी पड़ेगी। अदर स्टेट्स जो ये कर चुके हैं, हमें इनका नाम भी याद रखना है। कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो हम काम बना सकते हैं इसका, काम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। चलिए आगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लोकल रिजर्वेशन। अब लोकल रिजर्वेशन से क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 और 16 को कॉन्ट्रावीन करता है, वायलेट करता है द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 clause 1G which provides for protection of certain rights to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो हम कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये इन सबको वायलेट करता है। तो ये हमने पढ़ लिया, इसमें याद नहीं करना है कुछ भी अभी। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द इशू लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल, क्या बुलाया हुआ है, सन्स ऑफ द सॉइल, ठीक है, मतलब डॉटर्स ऑफ द सॉइल नहीं, सन्स ऑफ द सॉइल। चलिए पढ़ लेते हैं।
The Madhya Pradesh government of 2020 reserved all government jobs for children of the state. This raised questions relating to fundamental right to equality, constitutional provisions on the issue of legislation for sons of soil. तो इन्होंने क्या किया 2020 में मध्य प्रदेश ने हर जॉब ऑल गवर्नमेंट जॉब्स जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है उनके लिए रिजर्व कर दी. आर्टिकल 16 जो है गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. तो आर्टिकल 16 बहुत क्लियरली ये बात बोलता है कि प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती जब जॉब की बात आती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है. ठीक है. आर्टिकल 16 क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state. अब ये सारी स्टेट देखिए, यहाँ पे स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती. जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे तो क्लियर कट ये वाली डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है, बट प्राइवेट के अंदर ये कवर्ड नहीं होते हैं आर्टिकल 16 और 16 क्लॉज 2. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात हमें याद रखनी पड़ेगी. अगर आप क्लैट के अलावा कोई पेपर देना चाहते हो तो आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं. आर्टिकल 16 क्लॉज 3, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन बाय सेइंग दैट पार्लियामेंट में मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस फॉर जॉब्स इन पर्टिकुलर स्टेट. दिस पावर वेस्ट सोनली इन पार्लियामेंट. मतलब एक्सेप्शन बना सकती है बट पार्लियामेंट के पास पावर है. ये पार्लियामेंट ने बोला, पार्लियामेंट के पास पावर दी हुई. व्हाई डज द Constitution prohibit reservation based on domicile? As India has common citizenship which gives citizens the liberty to move around freely in any part of the country, the requirement of a place of birth or residence cannot be qualifications for granting public employment. तो ये क्यों नहीं है? तो इसलिए इन्होंने रीजन दिया हुआ है जुडिशियल स्टैंड ऑन द इशू ऑफ सन्स ऑफ सॉइल. तो जुडिशरी क्या कहती है इसके बारे में, उनकी क्या ओपिनियन है, तो ये पढ़ लेते हैं. यहाँ पे ये डिलीट कर देती हूँ, मैंने ये लिख दिया है जुडिशियल स्टैंड ऑन. अब यहाँ पे अगर आपको याद करना है तो ये वाले 2 पॉइंटर्स आपको याद रहने चाहिए. ठीक है. जुडिशियल स्टैंड ऑन द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ सॉइल. ठीक है. अब 1984 में इन जगदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कोर्ट एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन दैट सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल ऑन इट एज द केस वाज ऑन डिफरेंट रिस्पेक्ट. तो केस किसी और बात पे था बट इसमें उन्होंने बोल दिया कि ये सही नहीं है. 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन राजस्थान इन विच द स्टेट सिलेक्शन बोर्ड गिव प्रेफरेंस टू एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट और द रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न. ठीक है. तो ये क्या था, रूरल एरियाज और डिस्ट्रिक्ट और एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट और द रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, उनको थोड़ी सी इन्होंने प्रेफरेंस दे दी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत माना था. Sunanda Reddy versus State of Andhra Pradesh, the Supreme Court affirmed the observation in Pradeep Jain to strike down a state government policy that gave 5% extra weightage to candidates who had studied with Telugu as the medium of instruction. ठीक है. Allahabad High Court struck down a recruitment notification by UP Subordinate Service Selection Commission which prescribed preference for women who are original residents of the UP. मतलब अभी तक यहाँ पर जितने भी ये कहा जा सकता है कि ये रेजिडेंस वाली एक्सेप्ट नहीं करी गई है, स्पेशली जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है. ठीक है ना. अब इसके अंदर से जो क्लाट वाले बच्चे उनको जजमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो वो जजमेंट्स ना याद करें, बट हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो आपको पढ़ा दिए. बाकी जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी जजमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट वाली याद रख लेंगे किससे रिलेटेड है तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा. हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस अडॉप्टेड. अब ये इंपॉर्टेंट है. 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई, यूनानिमसली अडॉप्टेड द हैदराबाद डिक्लेरेशन. ठीक है. अब कॉन्फ्रेंस वो जॉइंटली हेल्ड बाय किसने करी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस इन कोलैबोरेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट. ठीक है. तो इसके अंदर ई गवर्नेंस इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विद सिटीजंस, बिजनेसेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ई गवर्नेंस मतलब सब कुछ ऑनलाइन लेकर आना, जो रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है उसको ऑनलाइन लेकर जाना. It has helped government to enhance coverage, increase transparency, improve response to the citizens, lower costs, and has facilitated citizens to have better access, equity and social empowerment. पहले हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, अब ऑनलाइन जाओ काम करो और ख़त्म. की हाईलाइट्स ऑफ हैदराबाद डिक्लेरेशन. अब हैदराबाद में ये डिक्लेरेशन आई है तो क्या की हाईलाइट्स हैं इसके. ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विसेज बाय यूजिंग आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन. तो वो कह के डिजिटल सर्विसेज जो है उनको ट्रांसफॉर्म किया, उनको चेंज लेकर आए उसके अंदर मेजर. तो आधार यूज़ करें उसके लिए, यूपीआई. ठीक है ना. पैसे पेमेंट करने के लिए अब हमें कोई टेंशन नहीं है, सीधा यूपीआई यूज़ करो और वी आर डन. ठीक है ना. और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर बेस्ट पेमेंट सिस्टम अगर कोई अभी तक बना पाया है, इतना सस्ता पेमेंट सिस्टम, वो है इंडिया. दैट इज़ आर यूपीआई. ठीक है ना.
डिजी लॉकर के अंदर हमें अपने सारे सर्टिफिकेट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से। उमंग क्या है और ई साइन क्या है? देखिए ई साइन क्या है कि कुछ चीज़ों को हमें वैलिडेट करना पड़ता है, तो हम अपने सिग्नेचर्स करते हैं, राइट। तो अब ई सिग्नेचर नाम की चीज़ आ गई है जिसके अंदर आप अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं, बट उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस है, वो करते हो। अब उमंग क्या है, ये उमंग क्या है ये पूछ लेते हैं। और एक और बात, हमने ईवीएम्स वाले उसके अंदर नोटा पढ़ा है ना कि 64 कैंडिडेट्स जो हैं वो आ सकते हैं इंक्लूडिंग नोटा। नोटा क्या होता है? नन ऑफ द अबव, और नन फॉर शॉर्ट ऑल्सो नोन एज अगेंस्ट ऑल और अ स्क्रैच वोट is a ballot option in some jurisdiction or organization designed to allow the voter to indicate disapproval of the candidates in a voting system. नोटा मतलब हम किसी को नहीं पसंद करता, ठीक है ना। नोटा जो कहते हैं ना मुझे शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं, जितनी मर्जी लड़कियां ले आओ हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे ये कहते हैं जितने मर्जी लोग ले आओ हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। तो नोटा, नोटा की फुल फॉर्म क्या आती है? नन ऑफ द अबव। उमंग क्या है? Ministry of Electronics and Information Technology has enabled MAP services in Umang Unified Mobile Application for New Age Governance. क्या है ये पूरी फुल फॉर्म इसकी नोट कर लो, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या करती है? सिटीजन्स विल बी एबल टू फाइंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज नियरेस्ट टू देयर लोकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज जैसे अभी हम ढूंढते हैं ना कि भैया यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पर है, खाने की अच्छी जगह कहाँ पर है, सबसे नियरेस्ट वो कहाँ पे, ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज बताता है। उमंग क्या बताता है? उमंग जगाता है कि भाई कहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मंडीज, ब्लड बैंक्स, एंड ऑल्सो एबल टू सी दीज ऑन द मोस्ट डिटेल्ड एंड इंटरैक्टिव स्ट्रीट एंड विलेज लेवल मैप्स ऑफ इंडिया बिल्ड बाय मैप माई इंडिया कंपनी। मैप माई इंडिया ने बनाया ये। ई साइन जैसे मैं कह रही थी, फॉर क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स अ साइनर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी लाइसेंस बाय कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है ना। तो ये ई सिग्नेचर्स आप ले सकते हो। ये वाली देखो, ये ऊपर वाली डिटेल नोट करनी बहुत जरूरी है, नीचे वाली करनी है तो कर सकते हो, ओके। उसके बाद आगे चलेंगे। आगे जो हमारी न्यूज़ है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी NESDA टू बी अडॉप्टेड इन कोलैबोरेशन विद MEITY, ठीक है, ये भी नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। सम ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। भूमि प्रोजेक्ट फॉर कर्नाटका। भूमि प्रोजेक्ट के अंदर क्या है? ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है कर्नाटका के अंदर। ई सेवा है आंध्र प्रदेश में। ज्ञान दूत MP सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव, ठीक है। लोकवाणी फॉर हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेज लैंड रिकॉर्ड्स, ये यूपी के अंदर है। फ्रेंड्स क्या है? फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिस्बर्समेंट ऑफ सर्विसेज इन केरला। तो ये भी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज। अब ये इंडेक्स तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, क्या कह रहा है ये? DARPG in partnership with J&K administration launched DGGI for 20 districts। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर DGGI क्या है? ये ऊपर मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। तो जम्मू क्या है? टॉप पे आया। DGGI has helped identify the impact of various governance initiatives at district level and provide a futuristic roadmap for improving district level governance। तो गवर्नेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों की हेल्प करना, मदद करने के लिए ये सब कुछ पता चलता है कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसे करी जाए। ई गवर्नेंस में तो ऑनलाइन चीज़ें को लेके जाना, गवर्नेंस मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, जो वो चाहते हैं वो करना, चीज़ों को इम्प्रूव करना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कितनी करप्शन है कहाँ पर, किसने रिलीज़ किया? देखो यार, जब भी कोई इंडेक्स की बात हो, जब भी कोई रिपोर्ट की बात हो, तो आपको एक बात ज़रूर याद रखना है। एक तो उसका नाम क्या है, एक वो रिसर्च या वो किसने पब्लिश करी है, ठीक है। दूसरा इंडिया का उसमें क्या हिस्सेदारी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। अगर हम इसके पॉइंटर्स बनाए तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके बाद इंडिया का रैंक आया 85th कितने कंट्रीज में से, तो 85 आउट ऑफ 180 लगा लो, ठीक है, ऐसे लिख लो और यहाँ पे लिख लो इंडिया, ठीक है। और स्कोर क्या रहा इंडिया का? ये तो रैंक है, स्कोर हमारा रहा 40, ठीक है। और लास्ट ईयर हमारा कितना था? 86। तो ये हमें चाहिए होगा, ये हम नोट कर लेंगे। उसके बाद इंडिया स्कोर हैज रिमेन स्टैग्नेंट, मतलब जैसा था वहीं पे उसी लेवल पे घूम रहा है। टॉप किसने किया ये भी हमें याद करना पड़ेगा। डेनमार्क, वो कहता है डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड हैव टॉप्ड इंडेक्स जॉइंटली, इकट्ठे। तो हम DNF बना देंगे ये, ठीक है ना। DNA होता है, हम यहाँ पे DNF बनाते हैं, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ठीक है। तो ये हमने याद कर लिया। उसके बाद इंडेक्स रैंक कंट्रीज बाय द परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल। इट यूजेस अ स्केल ऑफ 0 मतलब हाईली करप्ट, 100 मतलब वेरी क्लीन, ठीक है। तो हम तो क्लीन की तरफ जा रहे हैं, हमारा स्कोर थोड़ा अच्छा ही है,
चलिए, ओपन डाटा वीक, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए अब जो ये ऐसे कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत है कि बताओ कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे, बिकॉज 2-3 मिनिस्ट्री जो रिलेटेड होते हैं चीज़ों से वो नाम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे याद करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस द ODW ओपन डाटा वीक टू encourage adoption of open data and promote innovation across India's urban ecosystem. Open data is data that can be used freely, reused and redistributed by anyone. All 100 smart cities will participate in ODW where high quality data set, मतलब डाटा किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाटा जो कि बार बार यूज़ हो सके उसके बारे में ये बातचीत करें। और देखो अगर तुम्हें ये ज़्यादा समझ नहीं आए तो तुम इसके बारे में और भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने गवर्नेंस डाटा NDCS वॉज लॉन्च्ड इन चलो यहाँ पे मैंने सारा आपको बताया हुआ है। NESDA के बारे में भी ये भी पढ़ लेते हैं। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 NESDA JNK टॉप्स, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे तो फ्रेमवर्क कवर 6 सेक्टर्स, तो NESDA जो फ्रेमवर्क है फाइनेंस, लेबर, ये सब कुछ कवर करता है। 2018 में ये लॉन्च किया गया था बेस्ड ऑन द ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स ऑफ UNDESA ई गवर्नेंस सर्वे, ठीक है। दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ NESDA, इन द फर्स्ट एडिशन वॉज लॉन्च इन 2019, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ के लिए, द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो ये हमें पता चलता है NESDA के बारे में, ये वर्ड यूज़ किया गया था पहले, तो मैंने यहाँ पे मतलब इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा कैन बी क्लासिफाइड। अब यहाँ पे ओपन डाटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चलो हम पढ़ ही देते हैं इसको। ओपन डाटा के अंदर ये कह रहे हैं डाटा कैन बी क्लासिफाइड एट ओपन और क्लोज डिपेंडिंग ऑन इट्स लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ओपन डाटा लिव्स अप टू इट्स नेमसेक बाय फीचरिंग एन अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट दैट्स अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। क्लोज डाटा इज स्पेशली द ऑपोजिट, ठीक है। तो ओपन डाटा होता है किसी भी चीज़ के बारे में जो कोई भी असेस कर सकता है, ठीक है ना। तो ओपन डाटा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ODW लॉन्च किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिवाइज्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इंपॉर्टेंट है। एम टू हैव प्लान्ड स्पैटियल डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो किस चीज़ से लिंक्ड है ये सब कुछ, ये आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे देगी, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग कंसोलिडेटिंग ऑफ GP डेवलपमेंट विद RURBAN क्लस्टर्स। तो मतलब ये ना कुछ विलेजेस को इकट्ठा कर ये ग्रुपिंग बना रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ये अर्बन क्लस्टर। अर्बन cluster would be a cluster of geographically contiguous villages with a population of about 25,000 to 5,000 in plain and coastal areas and with a population of 5,000 to 15,000 in desert hilly। तो इनको इकट्ठा करके इनके clusters ग्रुप्स बना रहे हैं, उनको ये अर्बन clusters कह रहे हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हो। स्पैटियल का मतलब होता है स्पैटियल डाटा इज एनी टाइप ऑफ डाटा दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफरेंसेस अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया और लोकेशन, ठीक है ना। किसी उसका मतलब कोई डाटा उन जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि इंटीग्रेटिंग कंसोलिडेटिंग ऑफ GP डेवलपमेंट विद अर्बन clusters as per the 73rd 74th constitutional amendment act, improving e-governance through spatial data infrastructure, ठीक है। e-governance improve करेंगे, use of स्वामिता and other digital tools for आबादी एरिया। आबादी एरिया मतलब विलेज के अंदर कुछ लैंड होते हैं जिनको आबादी एरिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। स्टेट्स अपोज रूल चेंज ऑन सेंट्रल पोस्टिंग ऑफ IAS ऑफिसर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो काम करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए, तो ये कौन से ऑफिसर्स जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली इसके ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल एडिटोरियल आया हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंटर हैज़ प्रपोज अमेंडमेंट्स टू IAS कैडर रूल्स 1954 इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल इन सेंट्रल डेप्यूटेशन ऑफ IAS। डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। एक स्टेट के अंदर मान लो कोई ऑफिसर है, वो हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, हरियाणा के ही ऑफिसर है, अब वो चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने, तो क्या होगा कि वो डेप्यूटेशन पे गए हैं, ठीक है ना। डेप्यूटेशन, इस चीज़ को डेप्यूटेशन कहा जाता है कि वो एक्चुअल में तो किसी और डिपार्टमेंट, किसी और स्टेट के ऑफिसर हैं या किसी और स्टेट के एम्प्लॉय हैं, बट वो काम किसी और
जगह पर कर रहे हैं डेप्यूटेशन। एट प्रेजेंट अ कैडर ऑफिसर मे विद द concurrence of state government concerned and the central government be deputed for service under central government or another state government। ठीक है ना, तो ये अपनी स्टेट से परमिशन लेकर जा सकते हैं किसी और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने। व्हाट अमेंडमेंट प्रपोज, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास बहुत कम ऑफिसर्स आते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए अमेंडमेंट कर रहे हैं, मतलब चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लेकर आ रहे हैं। क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं? ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक अवेलेबल फॉर डेपुटेशन सच नंबर ऑफ एलिजिबल ऑफिसर्स ऑफ वेरियस लेवल्स एडजस्टेड प्रोपोर्शनेटली बाय द नंबर ऑफ ऑफिसर्स अवेलेबल विद स्टेट गवर्नमेंट, टोटल ऑथराइज स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट कैडर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑफिसर्स उनको भेजने ही पड़ेंगे। ठीक है, इन केस स्टेट डज नॉट गिव इफेक्ट टू द गवर्नमेंट central government decision within specific time, officer shall stand relieved from cadre from date as may be specified by central government। ठीक है ना, अगर स्टेट इस चीज़ को नहीं इफेक्ट देगी तो यहाँ पर ये प्रपोजल लेकर आए कि हम ये चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रपोजल है, अभी ये लॉ नहीं बना है। इन स्पेसिफिक सिचुएशन वे सर्विसेज ऑफ cadre ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू इट्स डिसीजन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब उनको एक टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर उनको अप्रूव करना होगा स्टेट को। ठीक है, according to DOPT, number of central deputation reserve of IAS officers has gone down from 309 in 2011 to 223 presently। तो बहुत कम हो गया इनका। ठीक है, तो ये हम याद रख लेंगे। कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज फॉर 3 years बियॉन्ड 2022। ठीक है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये आ जाती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ना भी पड़ेगा। ये सबसे पहले आई कब थी? NCSK was established in 1993 as per the provisions of NCSK Act 1993। Yes, very important। ठीक है, later validity of the act was extended to 2004। पहले 1997 तक ही था। उसके बाद after 2004 the tenure of NCSK has been extended as a non-statutory body। non-statutory body मतलब इसको एक्ट के अंदर नहीं माना जाता। देखिए, स्टैचू मतलब एक्ट, जो स्टैचू के अंदर अगर बोला गया है कि ये बॉडी होनी चाहिए और वो क्रिएट की जाती है तो उसको स्टैचुटरी बोलते हैं। तो अभी इन्होंने नॉन स्टैचुटरी बना दिया। तो टेन्योर ऑफ प्रेजेंट कमीशन इज अप टू मार्च 2022। तो अभी ये इन्होंने एक्सटेंड कर दिया बियॉन्ड 2022 3 years के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये न्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब क्या आपको पढ़ना है, ये क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिटेशन एक्ट 2013। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो कब बैन हुई थी? व्हेन वाज इट बैंड? ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, व्हेन वाज इट बैंड? देखिए, अगर आप, जब मैं ये वीडियो करवा रही हूँ, ये लेसन आपको करवा रही हूँ, इसी दिन द हिंदू में एडिटोरियल आया और वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर बात करी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो बैन कर दी गई थी, बल्कि मैनुअल क्लीनिंग नहीं बैन करी है, बट मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो बैन कर दी गई है। और वो कौन से ईयर में बैन हुई है ये आपको बताना है और नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 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 ये हमारे करंट अफेयर्स में आता रहता है। ओके, सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इफ यू वांट दैट आई शुड कम अप विद अनदर लेसन with regard to IAS Vision January 2022, then you need to comment down below. That's it for today's lesson. I'll see you super soon. Bye and take care. All the very best.